जी, अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन द सेकंड लेक्चर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमने स्टार्ट करना था चैप्टर 2 में हमने सेक्शन 5 से स्टार्ट करना था। देखें जी, जिसने कोई प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकता है। अच्छा देखिए, चैप्टर 2 है रजिस्ट्रेशन। ये आपको एक ट्रिक बताया था हर चैप्टर को प्रिपेयर करने का नाम। जैसे पुलिस के पी से है प्रिलिमिनरी है, रजिस्टर के आर से है रजिस्ट्रेशन। इस तरह ये सारे के सारे मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। जो देखें जी, कौन सी सोसाइटीज रजिस्टर हो सकती हैं। वो सोसाइटी रजिस्टर हो सकती है जिसका ऑब्जेक्ट क्या हो, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करे, ठीक है। और ये क्या हो सकती है, विद लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटी वो रजिस्टर हो सकती है। अब देखते हैं कि इन्होंने जो रजिस्टर होगी उन्होंने काम किस तरह करना है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द कोऑपरेटिव, अकॉर्डिंग टू द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स उन्होंने काम करना है, एक चीज़। दूसरा है, ये रजिस्टर हो सकती है, ये मैंने आपको निकाल के यहाँ पे लिख दिया, विद लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अच्छा नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है जी कि अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट अनलेस प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर अदरवाइज डायरेक्ट्स, जब तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई स्पेशल ऑर्डर जनरल ऑर्डर के मुताबिक डायरेक्ट नहीं करती तब तक क्या सिस्टम चलता रहेगा, तब तक ये चलेगा। लाइबिलिटी ऑफ अ सोसाइटी ऑफ विच अ मेंबर इज अ सोसाइटी, यानी कि एक सोसाइटी है, उसकी आगे डिफरेंट मेंबर्स हैं और उनके अंदर एक मेंबर भी कोई और सोसाइटी हो सकती है, तो उसकी लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। देखिए ये सेंटेंस मैंने क्लियरली लिख दिया, इफ अ सोसाइटी इज अ मेंबर ऑफ अनदर सोसाइटी इट्स लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड, ठीक है जी। नेक्स्ट है, अब अनलिमिटेड किस केस में होगी, द लाइबिलिटी ऑफ अ सोसाइटी ऑफ विच द प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज द क्रिएशन ऑफ फंड्स, प्राइमरी ऑब्जेक्ट जिस सोसाइटी का क्रिएशन ऑफ फंड्स होगा, टू लेंड टू इट्स मेंबर्स, जो मेंबर्स को लेंड करेगी, एंड ऑफ विच द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स आर एग्रीकल्चरिस्ट, ज़्यादा मेंबर क्या होंगे, एग्रीकल्चरिस्ट होंगे, एंड ऑफ विच नो मेंबर इज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी, और उसका कोई भी मेंबर रजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं है, जैसे ऊपर वाली केस है, ठीक है। शेल बी अनलिमिटेड, तो उसकी लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। और अनलिमिटेड से क्या मुराद है कि ऑन इट्स लिक्विडेशन, जब सोसाइटी लिक्विडेट होगी, जब सोसाइटी को खत्म किया जाएगा, इसके लिक्विडेशन के हम आगे सेक्शंस देखेंगे कंप्लीट डिटेल में, तो वो क्या होंगे, लोग भी ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल, तो सारे के सारे लोग ज्वाइंटली लायबल होंगे इवन आफ्टर द लिक्विडेशन ऑफ द सोसाइटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द ऑब्लिगेशंस ऑफ अ सच सोसाइटी। जो भी सोसाइटी की लाइबिलिटीज हैं उनके अंदर सारे के सारे लोग क्या होंगे, ज्वाइंटली लायबल होंगे। देखिए, मेंबर्स आर ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर ऑल द डेब्ट्स, सारे के सारे डेट जो उनके कर्जे हैं, ऑब्लिगेशंस ऑफ द सोसाइटी इवन आफ्टर द सोसाइटी इज लिक्विडेटेड और क्लोज्ड, तो इसको क्या कहेंगे, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये लिमिटेड और अनलिमिटेड के अंदर डिफरेंस है। लिमिटेड क्या है कि वो जब सोसाइटी खत्म होगी तो बिल्कुल उसकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट, ये आपको पीडीएफ मिल सकती है, आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, 03331472 03331472 आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये सारी की सारी पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। देखें सेक्शन 6, रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी विद लिमिटेड लाइबिलिटी एंड अ शेयर कैपिटल। कितना रिस्ट्रिक्शन है कि उनके इंटरेस्ट के ऊपर कितनी रिस्ट्रिक्शन है विद लिमिटेड लाइबिलिटी। देखिए जी, where the liability of member of a society is limited by shares, no member other than a society shall hold more than such portion of the share capital of the society subject to 1/5 maximum of the 1/5। तो कितना होल्ड कर सकते हैं, 1/5, टोटल का 1/5 मैक्सिमम होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हैव और क्लेम टू हैव एन इंटरेस्ट इन द शेयर ऑफ द सोसाइटी नॉट एक्सीडिंग 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर कोई जनरल सोसाइटी है उसके 50,000 लिमिट है, और अगर हाउसिंग सोसाइटी है, इफ़ इट इज़ अ हाउसिंग सोसाइटी, ये देखें जी, इफ़ इट इज़ अ हाउसिंग सोसाइटी, अ मेंबर मे हैव और क्लेम टू हैव एन इंटरेस्ट इन द शेयर ऑफ द सोसाइटी नॉट एक्सीडिंग 200,000 रुपीज़, तो 2 लाख से ज़्यादा वो शेयर नहीं रख सकता। अच्छा, ये जो प्रोविजन है ये अमेंड हो चुकी है, जो अब अमेंडमेंट फैक्टर की वजह से अमेंडमेंट्स की गई थी, वो जब हम उस लेक्चर को डिस्कस करेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें जो अपडेट हो चुकी हैं वो आपको वहाँ पे बता देंगे। बट जो ओरिजिनल ऑर्डर है, ओरिजिनल ऑर्डर के कोरस्पॉन्डिंग 50,000 एक है, 1/5 मैक्सिमम रख सकता है, शेयर कैपिटल रख सकता है, और अगर हाउसिंग सोसाइटी है तो उसके लिए 2 लाख है। कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन, कौन कौन सी कंडीशन है, नो सोसाइटी अदर देन अ सोसाइटी ऑफ विच अ मेंबर इज अ सोसाइटी शैल बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट अनलेस इट कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट 30 मेंबर्स, मिनिमम मेंबरशिप क्या है 30, एंड इन केस ऑफ प्रोड्यूसर और हाउसिंग सोसाइटी, जनरल सोसाइटी के लिए 30 है, इन केस ऑफ प्रोड्यूसर और हाउसिंग सोसाइटी इट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 50 मेंबर्स, तो हाउसिंग को उनके लिए कितने हैं, 50 मेंबर। ये मैंने यहाँ पे निकाल के लिख दी है जी, ये मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये देखें। देखिए, मिनिमम मेंबरशिप रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 30 मेंबर्स टू रजिस्टर, मिनिमम 30 है। फॉर प्रोड्यूसर एंड हाउसिंग सोसाइटी मिनिमम मेंबरशिप इज 50। और ये जो हाउसिंग सोसाइटी जो होगी या कोई भी सोसाइटी होगी वो उसका 15 किलोमीटर के अंदर अंदर उनका क्या होना चाहिए, रेजिडेंस होना चाहिए। मैं कंप्लीट अभी बताता हूँ। कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 50 मेंबर्स एंड ईच मेंबर ऑफ अ सोसाइटी एक्सेप्ट द हाउसिंग एंड प्रोड्यूसर सोसाइटीज शैल हैव द ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ अ बोर्ड
हाउसिंग के अलावा या प्रोड्यूसर के अलावा जो सोसाइटी रजिस्टर होगी, ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ अबोर्ड जो बंदे होंगे उनकी उसी सेम टाउन और विलेज के अंदर रहने वाले होंगे, ठीक है। और इन द सेम ग्रुप ऑफ विलेजेस या सेम ग्रुप ऑफ विलेजेस में रहने वाले होंगे विद इन अ रेडियस ऑफ 15 किलोमीटर। तो ये 15 किलोमीटर इज योर एमसीक्यू। आपने याद रखना है कि जो भी होगा रजिस्ट्रेशन तब होगी जब वो 15 किलोमीटर के अंदर रहते होंगे। नो सोसाइटी शैल बी रजिस्टर्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस एज अ बैंकिंग सोसाइटी। उसको बैंकिंग सोसाइटी के तौर पे कोई भी सोसाइटी वर्क नहीं कर सकती फाइनेंसिंग बैंक के तौर पे अनलेस, आगे उन्होंने कुछ बताया गया, इफ इट हैज पेड अ कैपिटल ऑफ नॉट लेस देन 20 मिलियन। अगर उसने कैपिटल 20 मिलियन से कम पे नहीं किया या कर चुका है, 20 मिलियन मिनिमम उसने पे कर दिया, तो वो क्या होगी, वो फिर लिमिटेड या बैंक वाला नाम यूज कर सकता है। और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, जो कि बताई जाएगी, ठीक है। सेटिस्फाई सच अदर कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, और अगर जो कंडीशंस बताई हैं, दी वर्ड लिमिटेड शैल बी द लास्ट वर्ड इन द नेम ऑफ एवरी सोसाइटी रजिस्टर्ड विद लिमिटेड लाइबिलिटी। तो ये आपने याद रखना है कि लिमिटेड वर्ड होगा जिसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, ठीक है जी। ये मैं अंडरलाइन कर दूँ। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी फॉर मेंबरशिप। 7 है अ पर्सन शैल बी एलिजिबल। कौन कौन एलिजिबल है, इज ऑफ साउंड माइंड, 18 ईयर ऑफ एज, 18 साल से कम ना हो, साउंड माइंड होना चाहिए, इनसॉल्वेंट नहीं है, इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट से क्या मुराद है कि कैसा पर्सन, मीन्स अ पर्सन और अ कंपनी इज फाइनेंशियली हेल्थी, कि जो अपने सारे के सारे डेट और लाइबिलिटीज को खुद पे कर सकता है, उसको कहते हैं सॉल्वेंट। और नेक्स्ट है एडजज एज अ एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, यानी कि उसके खिलाफ कोई भी केस वगैरह लीगली केस उसके खिलाफ ना हो या उसको लीगली तौर पे कोई बैंकरप्ट डिक्लेयर ना किया गया हो, तो उसको कहते हैं टू बी एडजज्ड एज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है जी, इज अ बॉडी इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए। इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट और अ कंपनी। तो बॉडी कॉर्पोरेट से क्या मुराद है कि इट हैज़ अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। जो भी सोसाइटी रजिस्टर होती है उसकी वो एक बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है, आगे जाके हम देखेंगे। और इट हैज़ अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। लीगल आइडेंटिटी जिनकी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, सूट्स भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं, वो आगे जाके हम देखेंगे। नेक्स्ट है जी पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू डिसाइड सर्टन क्वेश्चन। जब भी कोई भी कुछ क्वेश्चंस की बात होगी तो रजिस्ट्रार की पास, देखें सबसे ज़्यादा पावर्स किसके पास है, रजिस्ट्रार के पास। एक तो एमसीक्यूज क्लियर है कि जिस क्वेश्चन के अंदर भी को पावर्स की बात होगी तो अमूमन जो सारी की सारी पावर्स हैं वो रजिस्ट्रार के पास हैं, ठीक है। अब जब भी कोई क्वेश्चन अराइज होगा कि पर्सन इज एग्रीकल्चरिस्ट और नॉट, वो एग्रीकल्चरिस्ट है या नहीं है, और इट इज़ रेजिडेंट ऑफ अ टाउन और अ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस, जो ऊपर हमने कंडीशंस में देखा था, और लिव्स विद इन अ रेडियस ऑफ 15 किलोमीटर या 15 किलोमीटर पर रहता है या नहीं रहता है, ये क्वेश्चन आएंगे फ्रॉम द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द सोसाइटी, यानी कि जो रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द सोसाइटी है उसके 15 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कोई पर्सन रहता है नहीं रहता, किसी विलेज में रहता है, ग्रुप ऑफ विलेजेस में रहता है या नहीं रहता है, ये क्वेश्चन आएगा। तो रजिस्ट्रार का जो डिसीजन होगा इट शैल बी फाइनल। नेक्स्ट देखें जी एप्लीकेशन ऑफ फॉर रजिस्ट्रेशन। क्या करेंगे जी, एप्लीकेशन कैसे देंगे, दी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल बी मेड इन राइटिंग स्पेसिफाइंग द एड्रेस ऑफ इट्स प्रपोज रजिस्टर्ड ऑफिस। तो आप उसको ये बताएंगे, रिटर्न बताएंगे, और आपका जो प्रपोज ऑफिस एड्रेस है वो बताएंगे। साइन बाय एटलीस्ट 50%, तो कम से कम 50% लोगों ने साइन करनी है इन केस ऑफ प्रोड्यूसर और हाउसिंग सोसाइटी, एंड एटलीस्ट 30% फॉर एनी अदर सोसाइटी। सो प्रोड्यूसर और हाउसिंग के लिए 50 और बाकियों के लिए एटलीस्ट कितने होने चाहिए, 30 होने चाहिए, विद प्रूफ ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज पर्सन। तो आपने प्रूफ भी देना है कि उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, चाहे उसमें आईडी कार्ड दे दें, उनकी कोई कोई एफिडेविट वगैरह है को वो दे दें। प्रोवाइडेड दैट दिस कंडीशन एज टू द नंबर ऑफ पर्सन शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस वेयर एटलीस्ट वन ऑफ द प्रपोज्ड मेंबर इज अ सोसाइटी। तो जब एक मेंबर जो है वो पूरी सोसाइटी के डिफरेंट मेंबर्स हैं उनमें से एक और सोसाइटी मेंबर बनना चाह रही है तो उसके लिए ये चीज़ नहीं होगी। टैक्स अकम्पेंड इन केस ऑफ प्रोड्यूसर और हाउसिंग सोसाइटी, जब प्रोड्यूसर और हाउसिंग सोसाइटी होगी तो इन्वायरमेंट का चेक आपने लगाना है। अप्रूवल ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी इन अकॉर्डिंग्स विद सेक्शन 12। देखें ये याद रखिएगा, सेक्शन 12 ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997, ये एक्ट है 34 ऑफ 1997, ये आपने याद रखना है। एक्ट कौन सा, एक्ट नंबर 34 है। आगे एक्सप्लेनेशन देखिए, फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी आपने, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी आपने बतानी है कि क्या ये फाइनेंशियली वायबल है या नहीं है। आगे बताना है फाइनेंशियल वायबिलिटी शैल इंक्लूड अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंसेस रिलेटिंग टू द एक्सपेक्टेड बिजनेस टर्नओवर। बिजनेस टर्नओवर से क्या मुराद है कि जो टोटल आपने सेल्स की हैं, टोटल रेवेन्यू जो आपके पास है कंपनी के अंदर विद इन एन ईयर, यूजुअली इन एन ईयर, उसको क्या कहेंगे, बिजनेस टर्नओवर कहेंगे।
of a society stating the number of members and expenditures being within its income। तो जितने भी नंबर ऑफ लोग हैं, नंबर ऑफ एक्सपेंडिचर्स हुए हैं उनके, तो वो सारे के सारी चीज़ें उसमें बताएंगे, वो फाइनेंशियल वायबिलिटी होगी। प्रूव दैट द प्रोमोटर मेंबर्स कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स द पेड अप शेयर कैपिटल आर इन अकॉर्डिंग्स विद द फिजिबिलिटी रिपोर्ट। तो जो शेयर कैपिटल है वो भी ये सबका फिजिबिलिटी रिपोर्ट के कोरस्पॉन्डिंग होना चाहिए। शेयर कैपिटल से मुराद होता है कि जो सोसाइटी के अंदर हर बंदे के कितने शेयर्स हैं, ठीक है। प्रूफ ऑफ द पेमेंट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन फी, जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है उसकी आपने पेमेंट भी बतानी है और प्रूफ देना है। रजिस्ट्रेशन फ़ी मे बी प्रेस्क्राइब्ड फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट होगी और बताई जाएगी, और एग्रीकल्चर सोसाइटी के लिए 500 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती। अ कॉपी ऑफ द प्रपोज बाय लॉज ऑफ द सोसाइटी, तो कॉपी ऑफ प्रपोज बाय लॉज भी आप लगाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी ज़रूरी हैं। हाउसिंग सोसाइटी शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन फर्निश द शेड्यूल ऑफ प्रपोज डेवलपमेंट। हाउसिंग सोसाइटी क्या करेगी, 1 साल के अंदर प्रपोज डेवलपमेंट प्लान देगी, मास्टर प्लान देगी, साइट प्लान बताएगी, इंडिकेटिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग पब्लिक यूटिलिटीज बताएगी, और पब्लिक अमेनिटीज़ जो उन्होंने बनानी है या लाइट फैसिलिटीज़ बनानी है उस एरिया के अंदर। इन केस ऑफ इट्स फेलियर, अगर वो फेल करती है, नहीं देती 1 साल के अंदर, रजिस्ट्रार में डी रजिस्टर, तो रजिस्ट्रार उसको डी रजिस्टर कर सकता है बाय प्रोवाइडिंग इट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग। हेयरिंग हमेशा करनी है हर काम के अंदर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फी शैल बी डिपॉजिटेड इन अकाउंट ऑफ रजिस्ट्रार, जो रजिस्ट्रेशन फी होगी ऊपर वाले प्रोसेस में वो रजिस्ट्रार के अकाउंट में होगी। जैसे एग्रीकल्चर की 500 तो 500 उधर जमा होगी। देखें रजिस्ट्रेशन, इफ द रजिस्ट्रार इज satisfied that the society has complied with the provisions of this act, के ऊपर वाले एक्ट की प्रोविजंस या जो क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर दी है और रूल्स के को भी क्वालिफाई करती है, और प्रपोज जो उसके बाय लॉज आर नॉट कंट्रेरी टू एनी लॉ, जो उसने सोसाइटी ने अपने आप को गवर्न करने के लिए बाय लॉज बनाए हैं उसकी भी अप्रूवल होती है, जैसे कि हमने ऊपर देखा, तो वो इस एक्ट के खिलाफ नहीं है। तो क्या कर सकता है, ही में रजिस्टर द सोसाइटी एंड इट्स बायलॉज, तो उसको बायलॉज को रजिस्टर कर सकते हैं। एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब रजिस्ट्रेशन का एविडेंस है, इट विल बी साइंड बाय द रजिस्ट्रार, शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस, इट इज द कंक्लूसिव एविडेंस दैट इट इज ड्यूली रजिस्टर्ड, इट इज ड्यूली रजिस्टर्ड अनलेस इट इज प्रूव्ड। अगर वो प्रूव कर देता है कोई पर्सन तो वो फिर रजिस्टर्ड नहीं होगी। एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग से क्या मुराद है, जनरल से मुराद है सारे के सारे सोसाइटी के मेंबर्स उस मीटिंग के अंदर आ सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, एनुअल जनरल मीटिंग। तो हर सोसाइटी 3 महीने के अंदर विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स आफ्टर द डेट फिक्स फॉर मेकिंग अप ऑफ अकाउंट, एक डेट फिक्स करते हैं जिसमें सोसाइटी अपने सारे के सारे अकाउंट्स को मेकअप करती है, उसके 3 महीने के अंदर अंदर एक एनुअल जनरल मीटिंग होगी। स्पेशल जनरल मीटिंग से क्या मुराद है कि जो स्पेशल पर्पसेस के लिए कॉल की जाती है उसको कहेंगे स्पेशल जनरल मीटिंग। अ स्पेशल जनरल मीटिंग मे बी कॉल्ड एट एनी टाइम बाय मेजॉरिटी ऑफ द कमेटी। ये जो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द कमेटी है, ये मैनेजिंग कमेटी के मेजॉरिटी मेंबर्स अगर कह दें कि हमें स्पेशल जनरल मीटिंग चाहिए तो वो कॉल कर सकते हैं विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर। ऑन द रिक्वेजिशन इन राइटिंग of 1/5 of the members of the society, 1/5 of the members of the whole society अगर कह दें तो फिर भी हो सकती है, या मेजॉरिटी वाले भी कैसे कमेटी के मेंबर कहते हैं वो फिर भी हो सकती है। ऑन एट द इंस्टेंस ऑफ द रजिस्ट्रार, सो रजिस्ट्रार एक्ट्स एज अ रेगुलेटर, तो वो भी एक स्पेशल जनरल मीटिंग भी कॉल कर सकता है। अब देखिए जी, चेंज ऑफ नेम एंड इट्स इफेक्ट, नाम को भी चेंज कर सकते हैं आप, सोसाइटी के नेम को, जो एक नाम होगा वो बाद में चेंज भी हो सकता है। तो कैसे होगा, सोसाइटी में बाय रेजोल्यूशन ऑफ अ जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन के जरिए विद द अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार, हर काम के अंदर रजिस्ट्रार की अप्रूवल जरूरी है। चेंज इट्स नेम बट सच चेंज शैल नॉट इफेक्ट एनी राइट, तो ये जो चेंज हो रहा है किसी राइट या किसी ऑब्लिगेशन को इफेक्ट नहीं करेगा, और ऑफ एनी ऑफ इट्स मेंबर्स, या किसी भी मेंबर का कोई राइट ऑब्लिगेशन उसको अफेक्ट नहीं करेगा, और द पास्ट मेंबर्स एंड एनी लीगल प्रोसीडिंग्स, अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स हो रही है तो वो उसके न्यू नेम के साथ कंटिन्यू रहेंगी। अमलगमेशन एंड डिवीजन ऑफ अ सोसाइटी, 2 सोसाइटीज मिलके अमलगमेट हो सकती हैं, या एक सोसाइटी में तोड़ के 2 सोसाइटी भी बना सकते हैं। तो कैसे होगी, 2/3 मेजोरिटी अगर कह दे बाय रेजोल्यूशन तो उसको कर सकते हैं। एनी 2 और मोर सोसाइटीज में विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार बाय रेजोल्यूशन पास बाय द 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन अ जनरल और स्पेशल मीटिंग, जनरल और स्पेशल मीटिंग के अंदर 2/3 मेजोरिटी अगर कह दे तो फिर वो आप क्या कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन 2/3 ऑफ द होल सोसाइटी है, ठीक है। अमलगमेट इन अ सिंगल सोसाइटी, अ सोसाइटी विद दूसरा है जी, अ सोसाइटी में विद द प्रायर अप्रूवल द रजिस्ट्रार बाय रेजोल्यूशन पास बाय द 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द जनरल और स्पेशल मीटिंग ऑफ द सोसाइटी डिवाइड, 2/3 होंगे तो डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट अमलगमेट के लिए भी 2/3 और डिवाइड के लिए भी 2/3 है। नेक्स्ट, अ सोसाइटी और सोसाइटी द केस में बी बाय वे ऑफ रेजोल्यूशन पास इन अकॉर्डिंग विद दिस सेक्शन ट्रांसफर टू डिवाइड और अमलगमेट इट्स एंड देयर लेसर्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, जब वो जुड़ेंगी या टूटेंगी तो उनकी एसेट्स और लाइबिलिटीज भी क्या होंगी, डिवाइड हो जाएंगी उसके कोरस्पॉन्डिंग। डिवीजन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज शैल टेक प्लेस आफ्टर ड्यू अप्रूवल एंड ऑडिट एज
प्रेस्क्राइब्ड। सो जब भी डिवीजन होगी ड्यू ऑडिट होगा ताकि सोसाइटी के अंदर मामला ख़राब ना हो। देखें ये ड्यू ऑडिट किसने करना है, अप्रूवल किसने देनी है, रेगुलेटर ने। रेगुलेटर कौन है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे रजिस्ट्रार है या उसका जो फील्ड लाइन फॉर्मेशन है। नो न्यू सोसाइटी अराइजिंग आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग सोसाइटी शेल बी रजिस्टर्ड अनलेस इट सेटिस्फाई द कंडीशन। जब दो सोसाइटीज़ मिल के एक नई सोसाइटी बनाती हैं तो वो देखा जाएगा कि क्या उसने रजिस्ट्रेशन की जो कंडीशन है वो पूरी कर ली हैं। अगर कर लिया तो रजिस्टर कर लेंगे। आगे देखें 15 है, मर्जर ऑफ अ सोसाइटी इन अ कंपनी। एक सोसाइटी किसी कंपनी के अंदर भी मर्जर कर सकती है। अगर 2/3 मेजॉरिटी जो उनसे हैं वो कह दें कि हमने मर्जर करना है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर क्या हो सकती है, या किसी कंपनी के अंदर मर्जर भी हो सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट जैसे पहले भी बताया उसकी एक लीगल आइडेंटिफिकेशन होती है, वो डिफरेंट मामलात कर सकती है, जैसे कि सूट करना, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना या कोई different property को होल्ड करना। On the fulfillment of the legal formalities, the disposal of the objections if any, the registrar may issue a certificate authorizing such merger। तो मर्जर का किसने करना है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार ने देना। ऑन इशुएंस ऑफ द सर्टिफिकेट अंडर सबसेक्शन 2 ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द सोसाइटी शेल स्टैंड ट्रांसफर्ड। जब वो दे देंगे तो उनके लायबिलिटीज ट्रांसफर हो जाएंगी। 16 है, अमेंडमेंट ऑफ द बाय लॉज ऑफ द सोसाइटी। देखिए बाय लॉज से क्या मुराद है कि जो सोसाइटी ने अपने आप को रेगुलेट करने के लिए चलाने के लिए, डे टू डे अफेयर्स को चलाने के लिए बनाए हैं, उनको बाय लॉज कहते हैं। उन बाय लॉज की अमेंडमेंट भी होती है, उन बाय लॉज को पहले अप्रूव भी करवाया जाता है किससे, रजिस्ट्रार से। नो अमेंडमेंट ऑफ द बाय लॉज ऑफ द सोसाइटी शैल बी वैलिड अंटिल इट इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। तो कोई भी बाय लॉज के अंदर अमेंडमेंट उस वक्त तक नहीं वैलिड होगी जब तक वो इस एक्ट के कोरस्पॉन्डिंग रजिस्टर नहीं होती। इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट एनी अमेंडमेंट ऑफ द बाय लॉज मेड बाय सोसाइटी इज नॉट कंट्रेरी और एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स ही मे रजिस्टर द अमेंडमेंट। तो वो अमेंडमेंट को रजिस्टर कर लेगा। नेक्स्ट क्या है, व्हेन द रजिस्ट्रार रजिस्टर्स एन अमेंडमेंट ऑफ द बाय लॉज ऑफ द सोसाइटी, वो क्या करेगा, ही शैल इशू टू द सोसाइटी अ कॉपी ऑफ अमेंडेड अमेंडमेंट सर्टिफाइड बाय हिम। तो वो एक कॉपी बताएगा कि ये कंक्लूसिव एविडेंस है, ये हमने रजिस्टर कर लिया। 16 ए क्या है, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू अमेंड बाय लॉज। रजिस्ट्रार बाय लॉज को भी अमेंड कर सकता है। कैसे, रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट द बाय लॉज ऑफ सोसाइटी आर इनकंसिस्टेंट विद एनी लॉ। तो वो क्या कर सकता है, एंड नेसेसरी एंड आर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी और इट्स मेंबर्स। तो वो क्या कर सकता है, टू मेक अमेंडमेंट इन सच बायलॉज। तो बायलॉज को अमेंड कर सकता है। ही में बाय मींस ऑफ अ नोटिस इन राइटिंग, नोटिस देगा, गिविंग रीजंस, ब्रिंग फैक्ट टू द नोटिस ऑफ द सोसाइटी। सो सोसाइटी के नोटिस के अंदर ये लेके आएगा, रजिस्ट्रार लेके आएगा, एंड एडवाइज द सोसाइटी टू मेक अमेंडमेंट्स विद इन 90 डेज, 60 डेज। तो 60 दिनों के अंदर कहेगा कि भाई आपके पास 60 दिन है, आप कर लें। अब देखें, इफ अ सोसाइटी फेल्स टू मेक सच अमेंडमेंट, अगर वो अमेंडमेंट नहीं करती विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड इन सबसेक्शन 1, 60 दिनों के अंदर नहीं करती, रजिस्ट्रार में आफ्टर गिविंग द सोसाइटी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। हमेशा कोई भी काम करने से पहले रजिस्ट्रार उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देगा कि भाई बताएं आपने क्यों नहीं किया। रजिस्टर सच अमेंडमेंट एज ही मे डिसाइड। तो वो अगर वो नहीं फेल होते हैं तो रजिस्ट्रार अपनी मर्जी से भी वो कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है कोई भी अमेंडमेंट, और जो कॉपी होगी एंड कॉपी ऑफ अमेंडमेंट रजिस्टर्ड बाय हिम, तो वो एक कॉपी इशू कर देगा। फिर क्या होगा, एन अपील शैल लाई टू द गवर्नमेंट। जो अपील होगी इस अमेंडमेंट जो रजिस्ट्रार ने खुद की है, शैल लाई टू द गवर्नमेंट विद इन द 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन। सो 60 दिन के अंदर जिस डेट को वो जो ऑर्डर किया है, ऑर्डर द कम्युनिकेशन के 60 दिन के अंदर अंदर आप क्या करते हैं, अपील करते हैं किसको, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट यहाँ से क्या मुराद है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और जो अमेंडमेंट की गई है उसमें गवर्नमेंट से मुराद सीएम और सीएम की कैबिनेट है, ठीक है। वो हम फैक्टर की वजह से देखेंगे। लेकिन ये चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 के अंदर वही आप जो ट्रिक है, रियल से मुराद जो है वो आर राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं। तो आपको ये पूरा याद करना पड़ेगा, ये याद कर लें, आपको ये PDF मिल जाएगा। देखें, नो राइट्स ऑफ अ मेंबरशिप टू बी एक्सरसाइज्ड टिल ड्यू पेमेंट्स आर मेड। देखें, हर पर्सन के ऊपर कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं। हर पर्सन के पास एक वोटिंग का राइट है, वो तब तक एक्सरसाइज नहीं कर सकता जब तक उसके ऊपर कोई भी पेमेंट्स जो उनसे ड्यू हैं वो पे नहीं कर देता, ठीक है। सो ये सारे के सारे इसके अंदर ही यही बात की गई है। नेक्स्ट देखें जी, स्पेशल प्रोविजन फॉर द मेंबरशिप ऑफ अ रिसोर्स सोसाइटी। जो रिसोर्स सोसाइटी है उसके लिए एक स्पेशल प्रोविजन भी है, वो हम देखते हैं। एवरी एप्लीकेशन मेड बाय एनी पर्सन for the membership of an agricultural credit society shall be accompanied by a declaration। वो एक declaration देगा हर बंदा, specifying the immovable property on which he agrees to have a charge। जिसके ऊपर वो एग्री करता है कि वो चार्ज कर ले। अगर कोई ड्यूज़ वगैरह वो सोसाइटी को पे नहीं करता तो वो उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो सी है, जो कि मूव नहीं हो सकती, उसके ऊपर वो चार्ज क्रिएट कर सकता है। एनी मेंबर ऑफ एन एग्रीकल्चरल सोसाइटी मे एट एनी टाइम मेक अ डिक्लेरेशन एज इन क्लॉज 1। तो कोई भी पर्सन जो सा है वो क्लॉज 1 के कोरस्पॉन्डिंग
करस्पॉन्डिंग डिक्लेरेशन दे सकता है रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन विच ही एग्रीज टू हैव चार्ज। तो वो जिसके ऊपर वो एग्री करता है कि भाई ये मेरी जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर आप इसको सेल कर सकते हैं जब अगर मैं अपनी जो लाइबिलिटीज है वो पूरा नहीं करता। नेक्स्ट, अ डिक्लेरेशन मेड अंडर क्लास 1 और 2 मे बी वेरीड एट एनी टाइम। ये किसी भी वक्त वेरी किया जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के कंसेंट से, इन फेवर ऑफ विच सच चार्ज इज क्रिएटेड। सो सोसाइटी की कंसेंट से ये ऊपर वाला जो चार्ज है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर है वो कभी भी वेरी किया जा सकता है। अगेन, नो मेंबर ऑफ एन एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी सो लॉन्ग एज ही कंटिन्यू टू रिमेन सच मेंबर शेल एलिनेट द होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो वो कोई भी पर्सन अपने आप से उस प्रॉपर्टी को जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया गया अंडर सेक्शन 1 और 2 वो कभी भी एलिनेट नहीं करेगा, अपने से जुदा नहीं करेगा। एनी एनिलेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी शैल बी वॉइड। अगर इस तरह की कोई हरकत करता है तो वो वॉइड होगी। आगे, सब्जेक्ट टू द प्रायर क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू। देखें, लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट ने लेना होता है तो एनी मनी रिकवरेबल एज एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू शैल बी अ फर्स्ट चार्ज इन फेवर ऑफ द सोसाइटी on the property specified in the declaration under subsection 1। तो सबसे पहले कोई भी क्लेम होगा तो गवर्नमेंट का क्लेम सेटिस्फाई होगा। लैंड रेवेन्यू है, सेसेस वगैरह हैं, जैसे कि तहसीलदार के अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर ये चीज़ें साफ वाजे हैं कि अगर सबसे पहले कोई क्लेम आता है गवर्नमेंट का तो वो क्लेम उसको सेटिस्फाई किया जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ in subsection 1 or 2 in respect of and into the extent of any debt or other outstanding demand owing to such member to the society। और फिर उस सोसाइटी का दूसरा चार्ज किसके ऊपर होगा, सोसाइटी उस पर्सन से लेगी। ठीक है, नेक्स्ट है जी, एन एंट्री रिगार्डिंग द चार्ज ऑन इनमूवेबल प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय डिक्लेरेशन अंडर क्लास 1 and 2 और एनी वेरिएशन मेड देयरिन अंडर क्लास शैल बी मेड इन रिकॉर्ड ऑफ राइट। कोई भी चेंजिंग होगी आपने जो क्लास 1 और 2 के अंदर की है तो आपने रिकॉर्ड ऑफ राइट के अंदर उसको करना है। रिकॉर्ड ऑफ राइट भी हमने जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसके अंदर हमने डिटेल में किया हुआ था। ठीक है, तो सिद्ध लैंड रेवेन्यू कोड 1879 आपने ये याद रखना है। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन क्या है। For the purpose of this section, an agricultural credit society means a society of which the primary object is the creation of funds। तो funds की creation है, credit से मुराद funds की creation है to be lent to its members and of which a majority of the members are agriculturists और जिसके majority member agriculturist है and of which no member is a registered society and the liability of which is limited। तो उसकी liability क्या होगी, limited होगी, उसका कोई भी एक society member नहीं है। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि एक society के डिफरेंट मेंबर्स हैं उनके अंदर दूसरा एक मेंबर कोई दूसरी सोसाइटी भी हो सकती है। देखिए 17B, एक्सपल्जन ऑफ अ मेंबर। किसी भी सोसाइटी के मेंबर को एक्सपल कैसे किया जाए, एक्सपल्जन कैसे की जाएगी 17B से। A society may recommend to the registrar, recommend किसको करना, रजिस्ट्रार को, to expel from its membership a member who is a persistent defaulter को and commits any act prejudicial to the interest of the society, कोई काम उसके खिलाफ करता है सोसाइटी के इंटरेस्ट के खिलाफ। After affording the member an opportunity of hearing, place the matter before the general body of the society and approval, उसकी अप्रूवल चाहिए। तो ये सारी की सारी क्या काम किसने करना है, मैनेजिंग कमेटी ने करना है। मैनेजिंग कमेटी क्या थी कि वो कमेटी जो कि बनाई गई है जनरल बॉडी ने बनाई है टू रन द अफेयर्स। तो मैनेजिंग कमेटी किसी भी पर्सन को एक्सपेल कर सकती है बट क्या करनी है, सोसाइटी में रिकमेंड टू द रजिस्ट्रार, तो रजिस्ट्रार को रिकमेंड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, रजिस्ट्रार में एक्सपेल सच अ मेंबर फ्रॉम द सोसाइटी आफ्टर अफोर्डिंग हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। तो उसको पहले हियरिंग की अपॉर्चुनिटी देगा। देखिए फाइनल डिसीजन किसका है, रजिस्ट्रार का। फिर रजिस्ट्रार डिटरमिन करेगा डिटरमिन द अमाउंट पेबल इफ एनी बाय द सोसाइटी टू द मेंबर। अगर सोसाइटी ने कोई मेंबर को पे करनी है तो वो डिटरमिन कर देगा। एंड मे डायरेक्ट दैट एक्सपल्जन ऑर्डर वुड टेक प्लेस इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द सेड अमाउंट। जो अमाउंट जब सोसाइटी ने बंदे को देनी थी, जिस डेट को वो दे देंगे उस डेट से एक्सपल्जन ऑर्डर इफेक्ट करेगा। दी member shall cease to be the member of the society from the date when the expulsion out of the registration takes effect। जब effect होगा तो उसकी membership खत्म हो जाएगी। देखें, अब ये हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर्स के लिए ये चीज़ अवेलेबल एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि उन्होंने दे हैव मेड फुल पेमेंट फॉर टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ लैंड एंड रिक्विजिट डेवलपमेंट चार्जेस। उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस जो थे वो दे दिए हैं। नेक्स्ट देखें जी, वोट्स ऑफ अ मेंबर। वोट ऑफ अ मेंबर क्या है, नो मेंबर ऑफ अ सोसाइटी शैल हैव मोर देन 1 वोट। हर बंदे का एक वोट है। और अगर इन केस ऑफ इक्वालिटी अगर सारे लोग बराबर बराबर की बुनियाद पे आ गए तो जो चेयरमैन है जो कि एक ऑफिसर है, जो ऑफिसर्स की डेफिनेशंस के अंदर हमने किया था, ट्रेजरर भी है, सारे डिफरेंट है। तो जो चेयरमैन है, चेयरमैन शैल हैव अ कास्टिंग, चेयरमैन का एक डिसाइडिंग वोट है। A society which has invested any part of its funds in the share of another society
देखें सोसाइटी डिफरेंट सोसाइटीज़ के शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करती रहती हैं फॉर द सेक ऑफ बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट। तो वो सोसाइटी क्या कर सकती है, मे अपॉइंट वन ऑफ इट्स मेंबर्स टू वोट। तो अपने पूरे के पूरे जो दूसरी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है उसके मामलात के अंदर वोटिंग के लिए वो एक पर्सन को अपॉइंट कर सकती है। आगे देखें जी, मैं जनरल बॉडी एंड मैनेजिंग कमेटी। देखें जनरल बॉडी से मुराद है ये सुप्रीम बॉडी होती है जैसे कि हमारी पार्लियामेंट है, और मैनेजिंग कमेटी जैसे कि कैबिनेट टाइप है तो उसको मैनेजिंग कमेटी कहते हैं। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखें जो जनरल बॉडी है कंसिस्ट्स ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स। एक दूसरा है आप कमेटी शेल हैव अ मैनेजिंग कमेटी। एक मैनेजिंग कमेटी होगी कॉन्स्टिट्यूटेड इन अकॉर्डिंग्स विद दी रूल्स एंड बायलॉज। रूल्स और बायलॉज के कोरस्पॉन्डिंग होगी। इसको क्या पावर दी जाएंगी, डेलीगेटेड पावर दी जाएंगी, जैसे कि कैबिनेट के बाद डेलीगेटेड पावर्स होती हैं। आगे सब्जेक्ट टू एनी जनरल और स्पेशल ऑर्डर प्रोविंशियल गवर्नमेंट द रजिस्ट्रार, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और रजिस्ट्रार में ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज ही मे डीम फिट। तो अगर वो चाहें तो क्या कर सकते हैं, अपॉइंट नॉट मोर देन 2 एक्सपर्ट्स। तो 2 मैक्सिमम एक्सपर्ट अपॉइंट कर सकते हैं ऑन द मैनेजिंग कमेटी। मैनेजिंग कमेटी के अंदर 2 मैक्सिमम पर्सन आ सकते हैं, ये आपका एमसीक्यू का। और सोसाइटी फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी। सो रेगुलेटर जो है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो रजिस्ट्रार है, वो मैक्सिमम 2 लोग अपॉइंट कर सकते हैं, 2 एक्सपर्ट्स फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी। द रजिस्ट्रार में रिक्वायर सोसाइटी टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ इट्स जनरल बॉडी इन एनी मैटर। देखें जी, अगर लगे कि मैनेजिंग कमेटी जो सी है वो डिक्टेटोरियल पावर्स को यूज़ कर रही है, तो रजिस्ट्रार क्या कह सकता है कि मैनेजिंग कमेटी अपने डिसीजंस का अप्रूवल ले किससे, जनरल बॉडी से, और वो फिर आगे प्रोसीड करेंगे। 18B है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग एंड फॉर वोटिंग एट एन इलेक्शन फॉर डायरेक्टर, मैनेजर और अदर ऑफिसर ऑफ द सोसाइटी। देखिए अब ये इलेक्शंस की बात आ रही है कि डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगी, इलेक्शन के मैटर्स हैं। देखिए जी, a member of a society to which the provisions of this section have been applied by the provincial government by the notification in the official gazette shall be disqualified। ये सारी चीज़ें official gazette में होंगी। and for voting at an election of manager, director or officer of the society। कैसे, if he has been a loan, if has taken a loan from the society which has been outstanding for 6 months। अगर उसने लोन लिया और 6 महीने तक 6 महीने हो गए हैं और उसकी डेट गुजर गई और इसने अभी तक पे नहीं किया, और मोर आफ्टर इट हैज़ बिकम पेबल, और 6 महीने या उससे ज़्यादा हो गए और वो पेबल हुआ और उसने पे नहीं किया, एंड हैज़ नॉट बीन रीपेड अप टू द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन के दिन से पहले पहले अगर वो उसने पे नहीं किया, 6 महीने गुजर गए हैं, तो वो क्या होगा, वो डिस्क्वालिफिकेशन होगी उसकी। इफ़ ही हैज़ टेकन अ लोन फ्रॉम द सोसाइटी विच इज़ रीपेबल बाय इंस्टॉलमेंट्स। अगर उसने लोन लिया है और वो रीपेबल बाय इंस्टॉलमेंट्स है, एंड अमाउंट ऑफ 3 और मोर इंस्टॉलमेंट्स हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग फॉर 6 मंथ्स, और 3 या 3 से ज़्यादा जो इंस्टॉलमेंट्स है 6 महीने हो गए हैं वो ड्यू हैं on the date on which the amount of the last installment became payable। और जिस डेट के ऊपर वो इंस्टॉलमेंट पेबल बनती है उससे 6 महीने गुजर के 3 से 4 भी रहती हैं, एंड हैज़ नॉट बीन रीपेड अप टू द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ इलेक्शन। तो डेट ऑफ इलेक्शन से पहले अगर 3 से 4 जो इंस्टॉलमेंट्स है वो ड्यू हैं और 6 महीने गुजर चुके हैं, तो वो क्या कर सकता है, वो उसको एक्सपल कर दिया जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। किस इलेक्शन में, फॉर वोटिंग एट इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर और अदर ऑफिसर ऑफ अ सोसाइटी। ठीक है जी, हम किसी भी सोसाइटी की एग्जांपल लेके ही आपके सारे के सारे जो डिग्नेटरीज हैं उनकी आपको एग्जांपल्स दे देंगे इंशाल्लाह। एक्सप्लेनेशन, द डेट ऑन विच द लोन और इंस्टॉलमेंट बिकम्स पेबल इज द डेट स्पेसिफाइड द बॉन्ड। जो बॉन्ड होता है जब आप लोन लेते हैं उसमें एक डेट बताई जाती है, उसमें बता दिया जाता है कि कब आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स की डेट है वो इफेक्ट करेगी। आगे रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर और इंटरेस्ट। देखें शेयर और इंटरेस्ट की ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। द ट्रांसफर और चार्ज और द शेयर ऑफ और इंटरेस्ट ऑफ अ मेंबर इन द कैपिटल ऑफ अ सोसाइटी शैल बी सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज टू अ मैक्सिमम होल्डिंग एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। देखें पहले तो क्या है कि जनरली जो भी रूल्स और एक्ट के कोरस्पॉन्डिंग जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है उसको देखा जाएगा कि उसका कोरस्पॉन्डिंग क्या रिस्ट्रिक्शन है। ये देखें मैंने यहाँ पे इसको सिंपलीफाई कर दिया, मस्ट फॉलो, यू हैव टू फॉलो द मैक्सिमम होल्डिंग लिमिट सेट बाय द एक्ट्स और द रूल। तो जो एक्ट और रूल ने मैक्सिमम लिमिट किया वो आपने फॉलो करनी है। अ मेंबर शैल नॉट ट्रांसफर एनी शेयर हेल्ड बाय हिम और हिज इंटरेस्ट इन द कैपिटल और द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सोसाइटी और एनी पार्ट देयर ऑफ अनलेस, उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक उसने 1 साल के लिए उसको ना रखा अपने पास। एक ये हो गया, एक तो रिस्ट्रिक्शन थी बाय लॉ की, एक ये है कि मिनिमम 1 साल के लिए। द ट्रांसफर ऑफ द चार्ज इज मेड टू द सोसाइटी और टू अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी और टू अ पर्सन हुज एप्लीकेशन फॉर द मेंबरशिप हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। तो आपने क्या करना है कि उनको कहना है एलिजिबल कौन कौन है, एलिजिबल ट्रांसफरी जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है, सोसाइटी को ट्रांसफर कर सकते हैं,
या अनदर एग्जिस्टिंग मेंबर, जो एग्जिस्टिंग मेंबर है या वो पर्सन जिसकी एप्लीकेशन गई हुई है और अप्रूव हो गई है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि बाहर से किसी बंदे को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब देखें चैप्टर 4 है ड्यूटीज़ एंड ड्यूटीज़ के रिलेटेड है, ड्यूटीज़ ऑफ अ सोसाइटी। देखें शॉर्ट ट्रैक चौथा है ड्यूटीज़ का, तो ये ड्यूटी से डायरेक्टली तौर पे ये पूरा आपने याद करना है। ये पीडीएफ ले लीजिएगा। देखिए जी, सेक्शन 20 एड्रेस फॉर सोसाइटी। हर सोसाइटी का एक एड्रेस होगा और ए सोसाइटी शैल नॉट चेंज इट एड्रेस विदाउट द प्रायर अप्रूवल द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के अप्रूवल के बाद चेंज नहीं कर सकती। अगर कोई चेंज करना चाहती है, द सोसाइटी शैल इन्फॉर्म इट्स मेंबर्स, क्रेडिटर्स एंड वेयर द एप्लीकेबल द सोसाइटी ऑफ विच इट इज़ अ मेंबर बाय पोस्ट एंड थ्रू टू डेली न्यूज़पेपर्स। तो अगर आपने चेंज करना है तो आप इन दो तरीक़ों से बाय पोस्ट करेंगे, 2 डेली न्यूज़पेपर करेंगे और इन लोगों को, क्रेडिटर और मेंबर्स को, सोसाइटी के लोगों को बता देंगे। द अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार शैल इमीडिएटली बी कम्युनिकेटेड बाय द सोसाइटी। तो जो रजिस्ट्रार का अप्रूवल होगा वो कम्युनिकेट कर दिएगा, सोसाइटी को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, वो आगे उसके मेंबर्स को बता देंगे। ठीक है। कॉपी ऑफ एक्ट टू बी ओपन टू द इंस्पेक्शन। जो भी मामलात होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, ऑलवेज ओपन टू द इंस्पेक्शन होंगे, कोई भी उसके अंदर रुकावट नहीं कर सकता। अ कॉपी ऑफ दिस एक्ट, अ कॉपी ऑफ द रूल्स गवर्निंग द सच सोसाइटी, जो रूल्स हैं, अ कॉपी ऑफ द बायलॉज जिनसे वो सोसाइटी ने खुद बनाए होते हैं, रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर, जो उसके मेंबर्स हैं उनका जो ट्रांसपेरेंट मैनर में रिकॉर्ड रखा जाता है वो ऑलवेज रिमेन ओपन। आगे देखेंगे ऑडिट। ऑडिट से क्या मुराद है कि अकाउंट्स को आपने ऑडिट करना, देखना है कि भाई मामला ठीक चला रहे हैं या नहीं चला रहे। देखिए रजिस्ट्रार शैल बाय हिमसेल्फ, खुद कर सकते हैं, एन ऑडिटर और अ कमेटी ऑफ ऑडिटर भी हो सकते हैं, कमेटी ऑफ ऑडिटर्स भी हो सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं या किसी को अपॉइंट भी कर सकता है। अपॉइंटेड बाय हिम थ्रू जनरल स्पेशल ऑर्डर, जनरल स्पेशल ऑर्डर के जरिए स्पेसिफाइंग द पीरियड फॉर द कंप्लीशन ऑडिट द अकाउंट्स एवरी सोसाइटी वंस एटलीस्ट इन अ ईयर। तो हर साल में हर एक का एक दफ़ा होगा। नो पर्सन शैल ऑडिट फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर, एक पर्सन 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी का ऑडिट नहीं करेगा। ये ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए आ गया। रजिस्ट्रार में बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर डिटरमिन द फी पेएबल टू द ऑडिटर और कमेटी ऑफ ऑडिटर। रजिस्ट्रार बताएगा कितनी फी पेएबल है, एज द केस में बी, एंड द फी सो डिटरमिन्ड शैल बी पेएबल बाय द सोसाइटी। कौन फी देगा? सोसाइटी देगी। एमसीक्यू आपका। नेक्स्ट देखिए ऑडिट ऑफ सबसेक्शन 1 शैल इंक्लूड एन एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेब्ट्स। ओवरड्यू डेब्ट्स से क्या मुराद होते हैं कि वो चीज़ें रेफर टू मनी डेट हैज़ नॉट बीन पेड बाय द एग्रीड अपॉन डेडलाइन। तो जो चीज़ें डेडलाइन जो बताई गई थी, एग्रीड थी, उस वक्त नहीं पे की गई, उसको कहेंगे ओवरड्यू डेब्ट्स। कैश बैलेंस से क्या होता है? कितनी अमाउंट आई है, कितनी अमाउंट गई है, तो जो मौजूद आपके पास उसको कैश बैलेंस कहेंगे। और सिक्योरिटीज़ होती हैं वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द सोसाइटी। तो क्या करेंगे ऑडिट के अंदर, आप ओवरड्यू डेब्ट्स देखेंगे, बैलेंस देखेंगे, सिक्योरिटी देखेंगे और वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स करेंगे कि जो एसेट्स उसके पास मौजूद हैं, सोसाइटी के पास कोई गाड़ियाँ हैं या जो कोई उनकी कोई भी चीज़ें मौजूद हैं या कोई भी बिल्डिंग्स प्रॉपर्टी है, तो उसकी वैल्यूएशन करेंगे एसेट्स की कि कितनी अमाउंट उसकी बनती है और उसकी लायबिलिटीज़ कितनी है। Next, registrar or the other person auditing the account of any society shall have free access to the books, accounts और vouchers, तो उसको free access होगी। Next, the director, manager and other officer of the society shall furnish to the registrar other person appointed by audit accounts. Society shall society all such information एज टू इट्स ट्रांजैक्शन। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसने प्रोवाइड करनी है? डायरेक्टर, मैनेजर और ऑफिसर्स ने प्रोवाइड करनी है। किसको? रजिस्ट्रार को। The registrar and every other person appointed to audit the accounts of a society shall have power when necessary। क्या पावर है उनके पास? वो समन कर सकता है, लोगों को बुला सकता है, समन कर सकता है, आए हमें बताएं। At the time of his audit, any officer, किसी ऑफिसर को बुला सकता है, एजेंट को बुला सकता है, सर्वेंट को बुला सकता है जो कि सोसाइटी के अंदर काम कर रहे हैं, मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, कोई सोसाइटी के मेंबर को बुला सकता है, हु ही हैज़ रीज़न टू बिलीव कैन गिव वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, जिसको ये लगता है, जिसमें ये लगता है कि ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे सकता है, उसको बुला सकता है, जिसको ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री का आइडिया हो। टू रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ एनी बुक डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ एनी कैश और सिक्योरिटीज़। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स, बुक्स वगैरह हैं वो उनको मंगवा सकता है। ये रजिस्ट्रार की पावर है। आई थिंक सो आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो रहा है। आज के लिए हमारा इतना ही है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तकरीबन हाफ से ज़्यादा इसको कवर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।